अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो आर्टिकल 21 में हम सब लोगों को अधिकार मिला है उसकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए आपने आज की बहस रखी। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं मेरी बहस को उन बातों में नहीं उलझाऊंगा जिसका जिक्र इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5(2) का आपने किया और इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के सेक्शन 419(a) का भी आपने किया। मंत्री महोदय, ये सही है कि FIR नंबर 47/2020 जो दर्ज हुई है 10 तारीख को, 48 जो 17 तारीख को दर्ज हुई है, 49 जो 17 को दर्ज हुई है और इसके अलावा एक ACB में और FIR नंबर 129 जो 17 तारीख को दर्ज हुई, ये 4 FIR अध्यक्ष महोदय, जिन चारों FIR का आधार वो वीडियो क्लिप है जो सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने प्रमाणिक तौर पर एक परिवार के साथ अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को रिलीज करते हुए, और अगर आप मुलायजा फरमाएं इन वीडियो क्लिप में जो बातें आई, चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और उसके साथ कुछ लोगों को नामजद भी किया। मैं उनका नाम उल्लेख करके उत्तेजना फैलाना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है जो अभी तक तथ्य सामने नहीं आया, क्योंकि ये 4 मुकदमों में 3 मुकदमे सरकारी मुख्य सचेतक ने कराए और 1 मुकदमा SOG के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने करवाया। अब जब ये टेलीफोन की सारी बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई तो आपने समाचार पत्रों को एक ADJ एडिशनल DGP ATS और एडिशनल SP SOG यादव ने समाचार पत्रों को नोटिस जारी किए। राजस्थान पत्रिका को जो नोटिस जारी किया उसका क्रमांक है 128 डेटेड 20/7/2020 राजस्थान पत्रिका। भास्कर को किया 129 डेटा 20/7/2020। इन दोनों समाचार पत्रों को जब ये नोटिस देकर पूछा गया कि आपने किस आधार पर इस समाचार को प्रकाशित किया, ये आपके पास ऑडियो क्लिप कहां से आई, मुझे सदन को बताते हुए संकोच नहीं। उन्होंने जब भी कहा कि ये दोनों जो हमारे पास ऑडियो क्लिप आई, ये जारी हुई है 9829620202। इस टेलीफोन से ये ऑडियो क्लिप जिसके अंदर अलग अलग नाम दिए गए, सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया गया, और ये जो 9829620202 है ये और किसी का नंबर नहीं है, ये OSD टू चीफ मिनिस्टर लोकेश शर्मा का नंबर है जो संविदा स्तर पर 1 लाख की सैलरी लेता है और सिर्फ इसीलिए लेता है कि ये इस प्रकार के षड्यंत्र करें। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करूं। यह 17 तारीख का वाकया है। 19 जुलाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखते हैं। मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ के सुनाता हूं। यह चिट्ठी प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी, इसमें लिखते हैं, राजस्थान में भी चुनी हुई सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। इस करते में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के अन्य नेता एवं हमारे दल के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल है। इनमें से एक श्री भंवरलाल शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता ने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की सरकार को भी विधायक के खिरोध फरोख्त से गिराने का प्रयास किया था और धनराशि कई विधायकों के पास पहुंच गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को जब ये चिट्ठी लिखते हैं कि धनराशि कई लोगों के पास पहुंच गई है, इसका सोर्स था वो टेलीफोन टेप जो अनधिकृत रूप से टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5(2) को दत्ता बताकर टेलीफोन इंडियन टेलीफोन रूल्स 419(a) को दत्ता बताकर आपने की। अब इससे साफ गोई होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब सरकार इससे बच नहीं सकती। आपने, मैं वो सोर्स पूछना चाहता हूं मुख्य सचेतक महोदय, आपने 3 बार ऑडियो क्लिप बनाकर एक पेन ड्राइव के अंदर आपने तस्दीक किया, महेश जोशी पुत्र मूलचंद जोशी उम्र 66 वर्ष, यह तस्दीक करता है कि मैंने जो पेश किया है यह मेरी निजी जानकारी में है। तो आप ये बताओ कि आपने निजी जानकारी में तो टेलीफोन टेप करने की जानकारी भी आपके पास होगी। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सरकारें गिरी है जिनका उल्लेख हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा। अमेरिका की सरकार गई वाटरगेट कांड के अंदर, रामकृष्ण हेगड़े गए, और मैं समझता हूं अब आप भी नहीं बच पाओगे। इस लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक पहुंचाएंगे, हम चुपने वाले नहीं हैं। और मैं समझता हूं नैतिकता है तो आप सही सी बात कहें। आज मुख्यमंत्री का OSD मेरा रिकॉर्ड में जाना चाहिए। मैंने टेलीफोन तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है, any particular issue, please. ये जो नंबर दिया है मैंने नंबर बोला है
इस नंबर से वीडियो ऑडियो क्लिप गई है समाचार पत्रों में और आपने नोटिस जारी किया। समाचार पत्रों ने बदले में जो आपको लिखा है वो आप उद्धृत करें, उन्होंने क्या कहा। नोटिस ये ऑडियो क्लिप किससे प्राप्त हुई? मुख्यमंत्री का कार्य निवास अगर इस प्रकार के षड्यंत्र में भागीदार बनता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ये हमारी निजता पर हमला है, ये आर्टिकल 21 पर हमला है। इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और कोई नैतिक अधिकार नहीं है सरकार को सत्ता में बने रहने का। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी, मैंने आदरणीय कटारिया साहब, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का दिया हुआ एक लेटर पढ़ा, जो सचिव महोदय को जो उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन मांगा है। रिलैक्सेशन किस चीज के लिए मांगा जाता है? जब आपके पास पूरे सबूत न हो, आपके केस में कोई दम न हो, आपका केस इतना कमजोर हो, तब फिर वो जाकर के कहता है कि साहब रिलैक्सेशन दे दो। तो आप तो खुद मंजूर कर चुके हो। आप साहब ने एक सवाल पूछा और सवाल था कि क्या ये सही है कि विगत दिवस में फोन टेप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं, और यदि हाँ तो किस कानून के अंतर्गत और किसके आदेश पर? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। जवाब दिया गया, प्रोसीजर बता दिया गया, पूरा का पूरा का प्रोसीजर ये है। न किसी का नाम आपने पूछा, ना आपने कोई घटना बताई कि क्या घटना पूछी आपने, कुछ नहीं पूछा। तो ये सारी बात वहां से उठी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस एक्ट का आपने हवाला दिया प्रतिपक्ष नेता ने, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार को टेलीफोन इंटरसेप्शन करने के लिए अधिकृत किया गया है। और ये इंटरसेप्शन लोक व्यवस्था के लिए, राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा के लिए और अपराध घटित न हो उनको रोकने के लिए विधि द्वारा विधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान पुलिस की इकाइयों के द्वारा विधिक इंटरसेप्शन किए जाते हैं। पुलिस की कई इकाइयां हैं, एसीबी है, एसओजी है, ये है, वो है, वो है, वो है, सब आप जानते हैं, आप तो बरसों होम मिनिस्टर रहे हैं। और ये व्यवस्था कोई राजस्थान के लिए नहीं है, पूरे राज्यों के लिए है। पूरे राज्यों को ये अधिकार इस एक्ट के तहत में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। आवश्यक होने पर इंटर स्टेट इंसेप्शन की अनुमति भी केंद्र सरकार देती है। ये कोई नई बात नहीं है। नियमानुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नियमित रूप से इंटरसेप्शन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा भी की जाती है। 6 महीने तक देखते हैं। 6 महीने तक देखने के बाद में, उसकी समीक्षा करने के बाद में उसको पूरी कार्रवाई को तलब कर देते हैं। राज्य सरकार ने सख्ती से इन नियमों का अनुसरण किया तथा कहीं भी इस संबंध में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं किया जो माननीय सदस्यों की चिंता का आधार बन सके। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी परंपरा रही है कि हमने किसी भी जनप्रतिनिधि की कोई निजता न तो पहले भंग की है और न ही आगे भंग करेंगे। यदि किसी सदस्य को इसमें कोई शिकायत है कि मेरी निजता भंग हो रही है, अध्यक्ष महोदय को शिकायत कर सकता है। हुई है क्या किसी की निजता भंग? तो रुको मत, फिर फटाफट दो दरखास्त। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि एसओजी के द्वारा दिनांक 17/7/20 को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को धनबल से गिराने के मुकदमे दर्ज किए गए। मुकदमों को बाद में एसीबी को ट्रांसफर कर दिया गया। इस एफआईआर में एक व्यक्ति गजेंद्र सिंह का नाम भी आया। गजेंद्र सिंह का नाम भी आया, जो संजय जैन से सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये गजेंद्र सिंह कौन है? क्यों नहीं जांच में सहयोग करते जिससे कि सच्चाई सामने आ सके? अध्यक्ष महोदय, बात बहुत साफ है। इंटरसेप्शन करने का अधिकार एसओजी को है, लेकिन कब है? जब वो होम सेक्रेटरी से जो है इजाजत ले ले। होम सेक्रेटरी से इजाजत ले ली एडीजे एसीबी ने,
सॉरी एसओजी ने, और एसओजी ने उसको अधिकृत किया विजयपाल सिंह, क्या नाम था, विजय कुमार राय को। विजय कुमार राय जो है वो इस लोगर सेक्शन का इंचार्ज है, सीआई लेवल का आदमी है, वो इंचार्ज है। उसको इजाजत दी गई कि तुम इनसे करो, क्योंकि खबर ये थी कि साहब कुछ जो है आपके अवैध हथियारों का और विस्फोटकों का के बाबत जो है उसको इंटरसेप्शन की इजाजत दी गई थी। वो इंटरसेप्शन लगते वो दो आदमियों के पास, एक अशोक सिंह और एक भरत मालानी, ये कोई राजनेता नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, जिसकी चिंता हम सब कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि की निजता भंग कर दी गई। ये दोनों को नहीं है। इन दोनों का टेलीफोन को जब टैप किया, इंटरसेप्शन में किया गया, तो ये बात करते विस्फोटक और फलाना इधर उधर की बातें करते राजनीति की सारी बातें आ गई, और बहुत लंबी बात आ गई कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कितना पैसे का लेन देन होगा, सरकार कब गिरेगी, कैसे नहीं गिरेगी, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, बीजेपी तैयार है कि नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके लंबा सा सारा किस्सा आया। इन सब बातों को देखते हुए उसने एक FIR दर्ज करवाई 47 नंबर की, 46 नंबर की ये FIR दर्ज करवाई कि साहब ये तो षड्यंत्र है, एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र है, इसलिए इसकी FIR दर्ज करवाई जाती है। एक FIR तो वो हुई। फोन टैपिंग का मुद्दा जो विपक्ष के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है, उसका मुख्य मंतव्य मैं जो मान के चलता हूं वो यह है कि उस केंद्रीय मंत्री जिनका नाम गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको बार बार बचाने के लिए यह मुद्दा उठाया जाता है। और प्रधानमंत्री, मोटे तौर पर तो उन पर इतना बड़ा आरोप था कि उनको प्रधानमंत्री को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बर्खास्त नहीं किया। ऐसा लगता है कि इस मांग को फिर दोबारा से न उठे, इसीलिए बार बार आप ये मुद्दा उठाते हैं, फोन टेपिंग। यदि वो साफ पाक और साफ है तो वॉइस टेस्ट से क्यों बचते हैं? 3 दिन तक लगातार एसओजी के बड़े से बड़े अधिकारी उनके घर और दफ्तर के दिल्ली में चक्कर काटते रहे कि वॉइस टेस्ट दे दीजिए, वॉइस टेस्ट दे दीजिए, वॉइस टेस्ट दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? क्या ऐतराज है उनको? अगर पाक साफ हैं तो वॉइस टेस्ट दे देना चाहिए था, और अब दे दें। अभी कौन से मियां मर गए, रोजे कट गए। अध्यक्ष महोदय, विजय कुमार सिंह के लिए जो बात आपने कही मैं आपको पहले बता चुका हूं। इंटरसेप्ट कर रहा था, वो इजाजत लेकर के कर रहा था। आपने कहा कि साहब बगैर इजाजत के कर रहा था। आप ये साबित कर दो कि बगैर इजाजत के कर रहा था, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यहाँ आज अभी देने को तैयार हूं। आपसे गृह मंत्रालय से आपसे ज्यादा मेरा ख्याल है कोई जानता भी नहीं होगा क्या एसओजी के उस व्यक्ति को जो आपका लोगर का है, वो क्या कहते हैं, लोगर सेक्शन का हेड है, और जिसको ये ऊपर से कहा जाता है कि तुम इंटरसेप्ट करो, क्योंकि खबर ये है कि विस्फोटक आ रहे हैं, अवैध हथियार आ रहे हैं, और उसने वो इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट में ये सब बातें आकर के चली गई। क्या गलत किया? किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए किया? मुख्य आरोप आपका यह था कि केंद्रीय मंत्रियों को, मेंबर पार्लियामेंट्स को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को के लिए इंटरसेप्ट को जो है उनको इंटरसेप्शन किया गया और उनका टैप किया गया। साबित कर दो। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने को तैयार है, और मुख्यमंत्री छोड़ो, हम सब इस्तीफा देने को तैयार हैं। हम सब इस्तीफा दे देंगे। करो साबित। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के, कोई भी किसी भी प्रकार, किसी भी स्तर का जनप्रतिनिधि के कभी कोई इंटरसेप्ट अशोक गहलोत की सरकार में हुआ हो तो मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप साबित करके देखिए। पूनिया साहब, आप नए नए आए हो, अभी
भटको मत, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है डगरपनगढ़ की। आप हमसे कहते हो कि मध्यावधि चुनाव होंगे, आप खुद मध्यावधि में चल दोगे। जहां तक आपने पूछा कि महेश जोशी ने किस आधार पे 48 और 39 की एफआईआर दर्ज करवाई, पहली बात पूरी ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है एफआईआर में कि वीडियो के ऑडियो सॉरी हाँ ऑडियो और टीवी पर चल रही समाचार को देख करके मैं जो है ये इस प्रकार की एफआईआर दर्ज करवा रहा हूं। उन्हें कभी ये नहीं कहा कि एसओजी ने या पुलिस के किसी दूसरे इकाई ने मुझसे ये कहा है कि इंटरसेप्ट में आज ऐसी ऐसी बात हुई है, ऐसी ऐसी बात हुई है। और ऐसे जिन्हें ईमानदारी के साथ इनकी एफआईआर लगा दी। एफआईआर किस लिए लगा दी? अदम वक्फे में, अदम वक्फे में भी लगा दी। और दूसरी बात यह कि उनका उन्होंने अपना जुरिडिक्शन इसके लिए नहीं माना, अदालत में चले गए, अदालत में जाकर के एफआईआर दर्ज करवा दी। अदालत ने उस एफआईआर को मंजूर करते हुए ये आदेश दिए कि इन तीनों केसेस को जो है एसीबी तफ्तीश करेगी इनकी, और एसीबी को एंटी करप्शन बोर्ड उसको ब्यूरो को जो है वो केसेस दे दिए गए, जिसपे आज भी अनुसंधान जारी है।